बका होती है वो इंतखाबी निशान से जुड़ी होती है और अब बका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़तरे में है। नहीं, इंतखाबी निशान से सियासी जमात की ज़िंदगी, उसकी मकबूलियत, उसका मुस्तक़बिल का ताल्लुक़ इंतखाबी निशान से नहीं होता। ना ही कोई एक इलेक्शन किसी भी सियासी जमात का लॉन्ग टर्म वो आप कहिए फेट बना सकती है या बिगाड़ सकती है। मैं चूँकि यानी अब गुज़ारिशात यानी बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली जब ग़ुलाम इसहाक़ खान ने पहली बार तोड़ी तो लोग यही थे जो कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी अब माजी बन चुकी है, कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद नवाज़ शरीफ की असम्बली जब उसी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने तोड़ी तब भी लोग ये कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ अब कभी वापस नहीं आ सकता इक़्तिदार में। और यही बातें रिपीट हम बार बार सुनते रहे। ये कहना कि इंतखाबी निशान से पीटीआई की मकबूलियत या पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख़ हमारी ये बताती है। हाँ, लेकिन फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है कि क्या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो, यानी बाकी जो दो जमातों जिनका मैंने जिक्र किया है वो इक़्तिदार से निकाली गई, उसके बाद उन्होंने अवाम में जाके एक बयानिया बनाया और उसके बाद वो जो भी एक लंबी तारीख़ है, इतना वक्त नहीं है उसके लिए, लेकिन ये लोग इक़्तिदार में वापस आए। इक़्तिदार में इन्होंने जो भी रुकावटें थीं उनसे तो दुश्मनियाँ की गई। अब ये बदनसीबी की बात यह है कि आईनी इदारे जो हैं उनके बारे में अगर तासुर ये है कि वो सियासत में कोई ना कोई रोल प्ले कर जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, तो ये तासुर अगर मौजूद है तो बिला वजह नहीं है। लेकिन यही तमाम मुश्किलें, इनसे ज़्यादा मुश्किलें, इनसे ज़्यादा रुकावटें पीपल्स पार्टी को उठानी पड़ी, नवाज लीग को उठानी पड़ी, लेकिन उन लोगों ने वापसी का रास्ता बनाया। अब देखना यह है कि क्या ये उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इनकी जो उठान थी और इनका इक़्तिदार में जो आना था उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि पाल पोस के लाड प्यार से लाए थे। अब मामला ये है कि 22 साल जद्दोजहद आपको नजर नहीं आती, आप कह रहे हैं पाल पोस के लाए। अब ये है कि वापसी में ये क्या, ये प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल रियलिटीज को सामने रखते हुए क्या ये इक़्तिदार में वापस आने के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं नहीं, उसका ताल्लुक बहरहाल इंतखाबी निशान से नहीं। मैं ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी दो जमातों पर इससे कड़े आजमाइश और अजाब आए, हमने उनको उसमें देखा निकलते हुए वापसी का रास्ता, जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था। देखिए, पीटीआई की लीडरशिप को ये देखना होगा, ये मानना होगा कि क्या उनके दौरे हुकूमत में यानी उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो क्या हुई। मसलन बाकी दो जो जमातें हैं उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया, कौम से माफ़ी मांगी और उसके बाद कुछ अहद व पैमा किए। वहाँ पे फिर एक उम्मीद आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि पीटीआई के बानी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, क्या मतलब वो इस बात पर अब सोचते हैं कि उनकी शादी उनकी ज़ाती मामला था, बिल्कुल, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी और सरकारी और हुकूमती मामलात उनके हवाले कर देते हैं या उनके मशवरे से करते हैं तो फिर ये कौमी मसला, सरकारी मसला, हर शहरी का मसला बन जाता है। फिर उनसे ये तो क्या वो अपने जो उस वाले ख़ानदान की इन्वॉल्वमेंट जो उनकी पार्टी में थी, हुकूमत में थी, क्या वो उससे रुजू करने पर तैयार है? क्या वो हुकूमत में अपने पंजाब में मिसाल के तौर पर जो सेटअप उन्होंने बनाया था, क्या वो उससे रुजू करने पर तैयार है? क्या वो पार्टी की तंजीम के हवाले से कुछ मामला, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि नईम बुखारी ने आज कुछ बातें की जी, तो इस तरह की कोई आप कहिए कबूलियत, इस तरह की कोई इशारा मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो आप आगे की कोई आप कहिए कि बेहतरी की कोई उम्मीद लगा सकते हैं। अगर इशारा वो नहीं मिल रहा तो फिर ये वही जिद है जो धरने के जमाने से शुरू हुई है और इस जिद का नतीजा हम देख चुके हैं। ठीक है, 2 लाख मोटरसाइकिलों को कहकर ये इस्लामाबाद चढ़ाई करने गए, ताहिरुल कादरी पे इनको डिपेंड करना पड़ा। उसके बाद से आप इनके दावे निकालते चले जाएं और इनका प्रैक्टिकल देखते चले जाएं, उसका क्लाइमेक्स फिर क्या हुआ और आज कहां पहुंचे हुए हैं। क्या उसी जज्बात के साथ, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा या फेक प्रोपेगेंडा ये कुछ लोगों को तस्कीन तो दे देगा लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अभी इफेक्ट नहीं। अभी आप देख लीजिए एक एमपी है जो उसका वो गाड़ी का वो एक्सीडेंट हुआ, पूरी खबर फैला दी कि पुलिस ने मारा है। बाद में पता चल गया ना विक का कि वो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसने खुद अपना तो झूठे प्रोपेगेंडा इसमें हेल्प नहीं करता। ठीक है, यानी कि इस्लाह की नीयत है, अगर इस्लाह की नीयत भी है या नहीं। कि अभी तक किसी बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी मंशूर सामने नहीं आ सका सिवाय जमात इस्लामी के। टिकट्स बट रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यानी वो सब हो रहा है मंशूर के अलावा। ये क्या वजह है? स्पेक्टेकुलर फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है।
और मंशूर जो है वो अब उस तरह का यानी दस्तावेज़ पढ़ने का वक्त भी किसी के पास नहीं है। अब तो मॉडर्न डिजिटल एक मंशूर आने चाहिए थे, विजुअल उसकी एक पोइट्री इमेजिनेशन की सामने आनी चाहिए थी, वो नहीं है। और यकीनन जब ये मंशूर ही नहीं है तो फिर तो पीछे शख्सियात ही रह जाती हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हमारा जो हाल हो गया है ना, ये तजुर्बात की वजह से, ये इन इलेक्शन से पहले ये हमें ज़रा थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा। अभी ईरान ने इसी महीने अपनी लिस्ट एक्सपैंड की है। 33 मोर कंट्रीज आर नाउ अलाउड टू एंटर ईरान विदाउट एनी वीज़ा ऑन अराइवल। 33 मुल्कों को ईरान ने ये सहूलत दी है कि वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उन ममालिक में सऊदीया शामिल है, उन ममालिक में UAE शामिल है, उन ममालिक में पाकिस्तान से गुजर के भारत शामिल है जी। पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। हमें सोचना होगा, आज यौम कायद भी है, तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि कायदे आज़म ने जो मैं सुबह भी गुजारिश कर रहा था कि वो पॉल एलिंग जो अमेरिका का पहला सफारतकार कराची में था, या ये कि अमरीकी मैगज़ीन लाइफ मैगज़ीन जिसको कायदे आज़म ने इंटरव्यू दिया, वो हमसायों के साथ तिजारत और अमन के मामले में बिल्कुल क्लियर थे। और उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात जैसे ये कायदे आज़म की यानी फरमाइश थी, उनका विजन था। इस हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कौन सा हमसाया है। यानी मैंने अभी आपको ईरान की मिसाल दे दी है, अफगानिस्तान की मिसाल, भारत की मिसाल है, सिर्फ एक चीन ही है। तो 2 बड़ी इकोनॉमीज हमारे साथ हैं, ठीक है। और सऊदीया ईरान की अगर दोस्ती हो गई है, ठीक है, तो हम इलेक्शन में जाते हुए ये ध्यान रखें कि यू नीड अ सीरियस प्रोफेशनल लीडरशिप जो रीजन में ट्रेड और तिजारत की पहले भी बात करती रही है, सबूत भी दे चुकी है, और आइंदा भी आप उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी तो फटे हैं।